हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जूट टेक्सटाइल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात जूट उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आधारित उद्योग में पहला उद्योग वस्त्र उद्योग के बारे में अध्ययन किया। इसमें जूट उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको पिक्चर के द्वारा दिखाना चाहता हूँ जूट क्या है। कुछ लोग जैसा कि जूट की खेती नहीं देखे होंगे और जूट प्रोसेसिंग कैसे होता है उसका पिक्चर देखें। यह जूट की खेती है। इसको काटने के बाद इसको पानी में डुबा कर रखा जाता है। कुछ समय बाद इससे रेशे निकाल लिए जाते हैं। उन रेशों को निकालने के बाद मिल में भेजा जाता है, जहाँ पर बोरे, बैग, कालीन, बहुत सारे अन्य और कपड़े भी उत्पाद तैयार किए जाते हैं जूट से। पहला फैक्ट है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। भारत जो है कच्चा जूट और जूट निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में सबसे बड़ा है, लेकिन एक्सपोर्ट करने में बांग्लादेश के बाद इसका सेकंड प्लेस आता है, यानी निर्यात में यह दूसरे स्थान पर है। इसके कारण क्या है कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन और वहाँ का एरिया क्षेत्रफल हमारे देश से बहुत कम है। वहाँ आंतरिक खपत कम है, तो मैक्सिमम जो है रॉ जूट और जूट गुड्स जो है वह एक्सपोर्ट करता है, जबकि हमारे यहाँ ज़्यादा खपत है। हम उससे कम निर्यात कर पाते हैं और इसलिए हमारा स्थान जो है बांग्लादेश के बाद सेकंड है निर्यात में। इसके अलावा रॉ जूट को जो है फिनिश्ड गुड्स में तैयार करने के लिए बांग्लादेश में मिलों की कमी, इसके चलते रॉ जूट भी जो है एक्सपोर्ट करता है। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। भारत के अधिकांश जूट मिल जो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। इसके कारण ये हैं कि यहाँ पर जूट उत्पादित एरिया यहाँ और इसके आसपास हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट जूट मिल जो है 1859 में रिसरा में स्थापित हुआ, जो कि कलकत्ता के नज़दीक है। इसका कारण क्या है, जिस समय यहाँ पर जूट मिल की स्थापना हुई उस समय जो है बांग्लादेश भी भारत में ही था। यहाँ से भी रॉ जूट जो है हमारे इंडिया में आता था और मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सब जो है जूट उत्पादित राज्य हैं। तो ये सब रॉ मटेरियल जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता ही निश्चित करती है कि वहाँ पर किस प्रकार का उद्योग स्थापित होगा। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन। तो जूट मिलों की स्थापना हुगली बेसिन में ही क्यों हुई, हुगली नदी के किनारे ही क्यों? तो इसके कुछ कारण हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, ये जूट मिल है, जैसा कि हम देखेंगे ये हुगली है, पश्चिम बंगाल। तो पूरे पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन होता है। इसके अलावा नॉर्थ में बिहार, साउथ में उड़ीसा और आगे बढ़ें तो इधर जो है मेघालय, त्रिपुरा जैसे ये राज्य हैं, यहाँ पर जूट का उत्पादन होता है। और जूट रॉ जूट जो है आसानी से और कम खर्चे पर यहाँ पर उपलब्ध हो पाता है, जो जूट मिल उनका उपयोग करते हैं। एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी जल परिवहन यहाँ पर सस्ता अवेलेबल है। हुगली नदी और पूरब में जाएं तो बंगाल की खाड़ी है। जल मार्ग के द्वारा
कच्चे माल को यहाँ पर लाना और तैयार माल को बाहर भेजना बहुत ही आसान और कम खर्चीला होता है। जूट मिल सपोर्टेड बाय ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज। यहाँ पर शुरुआत से ही रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज का डेवलपमेंट हुआ। इसका कारण यह है कि ब्रिटिश जब आए तो उनकी राजधानी शुरुआत में कोलकाता में ही थी, तो इस एरिया में रेलवे का विकास, रोड का विकास और जल मार्ग का विकास भी तेज़ी से हुआ। ये सब कारण जो हैं जूट मिल की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण प्रस्तुत किए। एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। रॉ जूट को प्रोसेसिंग करने के लिए काफ़ी मात्रा में पानी चाहिए और इस एरिया में पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती है और इस तरह जो है जूट को काटने के बाद वहाँ पर जो है पानी में डुबा कर रखना और उससे फिर धागा निकालना, ये काम आसानी से हो पाता है। दूसरा कारण चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल के जो समीपवर्ती राज्य हैं जैसे बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, ये काफ़ी जनसंख्या और घनी आबादी वाले राज्य हैं। यहाँ पर बड़े संख्या में मजदूर उपलब्ध हैं जो कि वेस्ट बंगाल में जाते हैं और काम करते हैं। ये भी एक कारण हुआ यहाँ पर जूट मिलों की स्थापना का। कोलकाता जो है बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है, शहरी क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारे बैंक हैं, बीमा की फैसिलिटी है और पोर्ट भी उपलब्ध हैं। यानी पोर्ट जो है पतन, हुगली पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट हो गया है ना। इसके द्वारा जो है अगर जूट उद्योग जो है वस्तुओं को तैयार करते हैं तो उनको आसानी से एक्सपोर्ट यानी विदेशों में भेजा जा सकता है और विदेशी मार्केट में उसको बेचा जा सकता है। यह उद्योग जो है 2.61 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रोज़गार देता है, जबकि 40 लाख मीडियम और स्मॉल फार्मर्स यानी मध्यम और सीमांत किसान जो हैं जूट की खेती करके अपना रोज़गार प्राप्त करते हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री। लेकिन जूट इंडस्ट्री के भी कुछ चुनौतियां हैं जिनको सामना करना पड़ता है। जैसे कि चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टीफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ही कड़ा प्रतिस्पर्धा है जूट इंडस्ट्री का, क्योंकि जूट द्वारा निर्मित वस्तुएं कुछ महंगी होती हैं सिंथेटिक फाइबर से बनी वस्तुओं के अपेक्षा, और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा होने के चलते जूट इंडस्ट्री को घाटे का सामना करना पड़ता है। अब सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक, रबर, नायलॉन, ये सारे जो हैं इसके सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स जिनके सामने जूट निर्मित वस्तुओं की डिमांड कम हो जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में भारत के जूट इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स यानी प्रतियोगी जो हैं जैसे बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, मिस्र, थाईलैंड जैसे देश हैं, इन देशों में भी जूट का उत्पादन होता है और जूट निर्मित वस्तुओं को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचा जाता है। तो हमारे यहाँ सर्वाधिक मात्रा में जूट और जूट निर्मित वस्तुओं का उत्पादन तो होता है, लेकिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एकाधिकार नहीं है। एकाधिकार का मतलब कि हम जिस कीमत में चाहें उस कीमत में हम बेच नहीं सकते हैं।
क्योंकि और भी देश हैं जो अपने जूट निर्मित वस्तुओं को विदेशी मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेच रहे हैं। जैसा कि हम अगर मार्केट में जाएंगे, एक ही सब्ज़ी बेचने वाला होगा तो वह किसी भी कीमत पर अपनी सब्ज़ी को बेच लेगा, लेकिन कई सब्ज़ी बेचने वाले होंगे तो उनमें कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होने से क्या होता है कि सब्ज़ी की कीमत कम हो जाएगी। तो इसी तरह जो है जूट इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज, लेकिन विगत कुछ वर्षों में भारत में जब इसकी मांग पूरी तरह से कम हो गई थी, अब बढ़ रही है। बाद में जब सरकार ने देखा कि जूट इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए इसके ग्लोरियस पास्ट को है ना बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, तो सरकार ने आदेश जारी किया। अब यह मैंडेटरी हो गया है कि कुछ खाद्य वस्तुएँ जैसे हैं, जो कुछ खाद्य वस्तुओं का पैकेजिंग है ना जूट निर्मित बैग में ही किया जाएगा, जिसके चलते हमारे देश के अंदर जूट निर्मित सामानों की मांग बढ़ी है। 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी तैयार किया गया। इसका उद्देश्य था इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता बढ़ाई जाए। जूट की उत्पादकता बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, और जूट मिल स्थापित होंगे। जो पहले से जूट मिल बंद हैं वे फिर से खुलेंगे और रोज़गार बढ़ेगा। इम्प्रूविंग क्वालिटी, यानी जूट की क्वालिटी में सुधार किया जाए। इंश्योरिंग गुड प्राइसेज टू द जूट फार्मर्स, और ये भी सुनिश्चित किया गया कि जूट का उत्पादन जो फार्मर्स या किसान जो कर रहे हैं उनको अच्छी कीमत उपलब्ध हो सके, ताकि वे अधिक से अधिक जूट उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हों। एंड इन्हेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर, और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। इससे किसानों को फ़ायदा होगा और वे जूट उत्पादन की ओर आकर्षित होंगे। द मेन मार्केट्स आर, हमारे जूट के उत्पादित वस्तुओं के मुख्य खरीदार है ना USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, रसिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, UK, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया हैं। और भी देशों में हमारे जूट उत्पाद बेचे जाते हैं, लेकिन ये प्रमुख देश हैं, बड़ी मात्रा में जो है हमारे जूट उत्पादक को खरीदते हैं। द ग्लोबल कंसर्न ओवर एनवायरनमेंट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ जूट प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर। आज प्लास्टिक, पॉलीथीन जैसे कुछ उत्पाद हैं जिनके चलते पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और इस पर जो है पूरे विश्व में इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे समय में बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जूट उद्योग का फ्यूचर जो है ब्राइट है, भविष्य उज्जवल है, और ये जूट उद्योग आगे बढ़ता रहेगा। इसकी मांग आने वाले समय में बढ़ने वाली है। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।